नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे जेएनयू में जातिगत जनगणना मामले की। दरअसल जेएनयू और छात्र संघ के बीच विभिन्न मांगों को लेकर जारी गतिरोध लगभग दूर हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण जेएनयू द्वारा जातिगत जनगणना पर सहमति जताना है। हम बारिश से बेहाल गुजरात के लोगों की बेचारगी से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल के बीच टिकट बंटवारे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आए उबाल का सीन आपके सामने होगा। तो वहीं चलते हैं, लखनऊ में हुई जल जीवन मिशन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला की बात करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात, पिछले करीब एक पखवाड़े से जेएनयू में जातिगत जनगणना कराने समेत कई मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल चल रही थी। और विडंबना देखिए कि जिस देश में ऊंची जाति नीची जाति जैसे मुद्दों को घृणा की नजर से देखा जाता है, बाकायदा इसको लेकर सजा का प्रावधान तक किया गया है, उसी देश में अब लोगों की जाति पूछने का क्रेज बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जेएनयू में जातिगत जनगणना का मामला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और छात्र संघ के बीच विभिन्न मांगों को लेकर जारी गतिरोध दूर होते नजर आ रहा है, क्योंकि विभिन्न मांगों को लेकर तकरीबन एक पखवाड़े से अनशन कर रहे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। जेएनयू-एसयू की इन मांगों पर प्रशासन सहमत। पूरे कैंपस में जाति और लिंग संवेदनशीलता पर वर्कशॉप की मांग पर नोटिस निकाला गया और प्रशासन ने अपनी सहमति जताई। छात्रों का दावा है, इसके पीछे ये मकसद है कि लोगों को पता चले कि जाति सूचक गालियां देना समाज में क्यों बुरा है। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में दलितों को निशाना बनाते हुए जाति सूचक गालियां लिख दी जाती हैं। कैंपस में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। प्रशासन ने एमसीएम स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने पर भरी हामी। अतिरिक्त फंड मिलने पर स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप देने पर सहमति। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर जो फाइन लगा था उसको रद्द किया जाएगा। छात्रों के खिलाफ चल रही जांच को बंद किया जाएगा। नियमित छात्र संकाय समिति में चुनाव करवाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के पार्थसारथी रॉक्स गेट को हर रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोला जाएगा। छात्र संघ की मांग है कि इसे 24/7 खोला जाए। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग को 26 जनवरी 2026 तक बनवाकर तैयार होगी। छात्र संघ ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की 12 प्रमुख मांगों में से 6 को स्वीकार करने पर सहमत हो गया है। इनमें विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए जेएनयू प्रवेश परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने, परिसर में जाति आधारित गणना कराने, छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने और प्रवेश के दौरान मौखिक परीक्षा का भारांक कम करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। छात्र संघ के मुताबिक बातचीत के दौरान प्रशासन ने इन मुद्दों को स्वीकार करने की मौखिक सहमति दी। इस सहमति के बावजूद छात्र संघ ने अपना विरोध जारी रखा है और अध्यक्ष धनंजय तथा काउंसलर नीतीश कुमार भूख हड़ताल पर हैं। दोनों प्रशासन से लिखित में सहमति वाले मुद्दे चाहते हैं। 11 अगस्त को शुरू हुई थी भूख हड़ताल। जेएनयू प्रशासन ने यूजीसी को फंड बढ़ाने के लिए सोमवार को पत्र लिखा था। वहीं जेएनयू-एसयू ने बताया कि अपने पत्र में जेएनयू प्रशासन ने मेरिट कम मीन
योग्यता सह सघन फंड को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह किए जाने की बात कही है, जिसे जेएनयू-एसयू अपनी आंशिक जीत मान रहा है। मालूम हो कि एमसीएम उन छात्रों के लिए जेएनयू में रहने की लागत को कवर करने वाला फंड है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। चूँकि पिछले कुछ वर्षों में मेस बिल काफी बढ़ गया है, इसीलिए मेस बिल का एमसीएम मात्र 2,000 रुपए का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये जरूरी है कि एमसीएम भी बढ़े ताकि आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्र जेएनयू में अपनी पढ़ाई जारी रख सके। क्यों उठी जातिगत जनगणना की मांग? आपको बता दें कि जेएनयू में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के 2 हफ्ते बाद प्रशासन ने सोमवार 26 अगस्त को जातिगत जनगणना पर हामी भरी। बताया जा रहा है कि कैंपस में अभी कई ऐसे पोस्ट हैं जिसको एनएफएस कर दिया गया है। इसमें ज्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की सीट्स हैं। इसके साथ ही जो प्रमोशन हो रहे हैं वो भी बहुत ही राजनीतिक ढंग से रोक दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि रिजर्वेशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही जो डीन्स वार्डन बन रहे हैं वो किस तरह के लोगों को दिया जा रहा है। जातिगत जनगणना से क्या फायदा होगा? स्टूडेंट्स का दावा है कि जातिगत जनगणना के बाद कैंपस में कम से कम डेमोक्रेसी, कम से कम डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। कहा जा रहा है कि जब डेटा आता है तो प्रशासन इस चीज से डरता है कि लोगों को पता है कि हमने गलत किया है। अगर डेटा रहेगा तो सभी को पता चलेगा कि किसका हक मारा जा रहा है। स्टूडेंट्स का सवाल सिर्फ ये नहीं कि रिजर्वेशन फुलफिल हुआ है या नहीं, अब सवाल ये भी है कि रिजर्व कैटेगरी के कितने लोग जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले पाए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात गुजरात की। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और भयंकर बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक 11 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ से जल जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 18,000 लोगों को निकाला गया है। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार। गुजरात के 18 जिले बाढ़ की चपेट में। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 8,400 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पीएम मोदी लगातार ले रहे अपडेट। पीएम का हर संभव मदद का आश्वासन। अहमदाबाद, वडोदरा, जूनागढ़ में आफत की बारिश। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अहमदाबाद, वडोदरा, जूनागढ़ समेत कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई। अधिकारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। राजकोट, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अहमदाबाद, राजकोट, खेड़ा, महिषासुर, कराच और मोरबी में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। पश्चिम रेलवे ने बताया कि बारिश के कारण सड़कें और रेलवे लाइन जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात और रेलगाड़ियों की आवाजाही भी बाधित हुई। बता दें कि राज्य में 140 जलाशय और बांध और 24 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत बलों के अलावा सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल को बचाव और राहत कार्य के लिए बुलाया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से जल भराव।
वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। बारिश के बाद जल जमाव के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण जाम देखा गया। उधर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राजस्थान में भी कई स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश हुई। माउंट आबू में सबसे अधिक 88.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गंगानगर और सिहोरी जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र अब जम्मू कश्मीर का, क्योंकि चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। टिकट बंटवारे से सियासी दलों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है और नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सूबे के नेताओं पर भेदभाव के आरोप जड़े हैं। और हाथ तो तब हो गई जब रविंदर रैना को भी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना को कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। दरअसल पहले आई लिस्ट में श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे को टिकट दिया गया था। बाद में रोहित दुबे का नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा को टिकट दे दिया गया। टिकट में बदलाव से रोहित दुबे के समर्थक इतने खफा हुए कि उन्होंने रविंदर रैना को भाषण तक पूरा नहीं करने दिया। रविंदर रैना कटरा पहुंचे थे, जहां रोहित दुबे के समर्थक सड़कों पर उतर आए और पार्टी कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर दी। ये आप देख सकते हैं कि एक जन आक्रोश की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी थे, उनके साथ एक घिनौना मजाक किया गया। एक तरफ पार्टी उन्हें मैंडेट देती है और हम सब खुश होके इलेक्शंस की तैयारी करते हैं और दूसरे ही पल रातों रात एक गलत ऑर्डर आता है। पता नहीं किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी कि एक ऐसे नौजवान की टिकट काटी जिसने संगठन को रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जम्मू कश्मीर में नंबर 1 लाया। और संगठन की दृष्टिकोण से ये ऐसा चेहरा थे जो बीजेपी को यहाँ से प्रचंड बहुमत से जिता सकते थे। पहली लिस्ट में नाम आया था, फिर क्यों कट गया? देखिए, कहीं ना कहीं सभी जो मेरे प्रेमी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब में कहीं ना कहीं निराशा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी आए थे, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं की बात सुनी और पूरी उम्मीद है कि संगठन अच्छा फैसला करेगा। आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं वो भी संगठन का ही हम धन्यवाद करते हैं जो हमें जिला अध्यक्ष बनाया और हमारा पैनल में नाम भेजा। आगे कहीं ना कहीं सब कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इन्होंने प्रदर्शन किया है। जम्मू में भी बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। छंब विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व विधायक राजीव शर्मा को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने स्थानीय के बजाय बाहरी को टिकट दिया है, जो सही नहीं है। जो इलेक्शन आ रही है उसकी जो टिकट है हमारे शंभ काशी जासी के रहने वाले हम लोग हैं, वो राजीव शर्मा को दे दी है, खनूर वाले को। हम बाहर का नेता नहीं चाहते। हमारे उधर कोड ब्लॉक में और शंभ काशी जासी में बहुत नेता है, उनमें से किसी को सीट दे दो। 5 का नंबर भेजा हुआ लिस्ट में, उनमें से क्यों नहीं दे रहे? युवा नेता है, वो सब युवा नेता है। अगर मोदी जी चाहते हैं युवा नेता चाहिए हमको और साफ सुथरा नेता चाहिए हमको। जैसा कि आप पश्चिम प्रदेश से जानते हैं, जो पहले एमएलए की लिस्ट निकली थी उसको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद हमें ऑब्जेक्शन दिया गया कि आपकी लिस्ट दोबारा निकलेगी और इसको चेंज किया जाएगा। उनको चेंज नहीं किया गया। मेरी जुगल की जोर से निवेदन है और ऊपर बैठे हुए तमाम बड़े नेता से भी ये निवेदन है कि राजीव शर्मा को चेंज किया जाए, हमारे समकालीन का नेता ही चुना जाए। एक तरफ कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मेंढर से बीजेपी उम्मीदवार
और पूर्व विधायक मुर्तजा खान ने समर्थकों के साथ प्रचार किया। ये यकीन है कि न सिर्फ मेंढर बल्कि सुरनकोट, थना मंडी और बाकी इलाके जो पीर पंचाल के खिते हैं, उन सब में हमारे लोग हमें शर्मसार नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने वादा किया हुआ है उसको पूरा करेंगे और वो वादा पूरा करके वो खुद भी सुरखरू होंगे और मुझे भी सुरखरू करेंगे। जसरोटा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव जसरोटी ने समर्थकों के साथ बड़ी रैली की। आज ये चुनाव राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस स्पष्ट करे, क्या इस रियासत में, क्या इस देश में वो एक तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लाना चाहती है? क्या कांग्रेस इस रियासत में अलग संविधान लाना चाहती है? क्या कांग्रेस इस रियासत में अलग प्राइम मिनिस्टर लाना चाहती है? कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और पीडीपी से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। तब जम्मू पूर्ण राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे की 25 सितंबर को और तीसरे की 1 अक्टूबर को होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। और अब बात जल जीवन मिशन की। इसके द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ और मुख्य अतिथि के तौर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रामकेश निषाद और कार्यशाला में कई प्रमुख लोगों ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ जल और डायरिया को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव जल जीवन मिशन अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि एक समय था बुंदेलखंड जैसे जिलों में पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकतर जिलों में पानी पहुंचाने का काम किया जा चुका है। कुछ जगह पर काम होना बाकी है। जिस तेजी के साथ किया जा रहा है, आने वाले समय में हर घर नल योजना हर घर में दिखाई देगी। वहीं प्रमुख सचिव ने ये भी कहा कि जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं वे काम में तेजी लाएंगे। साथ ही जिन सड़कों को खोदा गया है पाइप बिछाने के लिए उसकी भी मरम्मत कराएंगे। आज के इस जल जीवन मिशन पानी की स्वच्छता और पानी जो हमारा जीवन आधार है, उसके कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति मंत्री, हमारे प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री राजशेखर जी, एडिटर इन चीफ भारत समाचार और समाज सेवा में अग्रणी हमेशा खड़े रहने वाले आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय ब्रजराज यादव जी और यहाँ पर मौजूद हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति पत्रकार मित्र साथियों, आज की ये जो कार्यशाला वाटर लाइन से लाइफ लाइन के संबंध में रखी गई है। जल जीवन मिशन आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छ जल हर घर में कैसे पहुंचे और जहां पानी की उपलब्धता नहीं है उनको भी स्वच्छ जल किस तरह से पहुंच पाए, यह आदरणीय मोदी जी और योगी जी के इस कालखंड में संभव हो पाया है। निश्चित रूप से
आप विचार करेंगे कि दशकों पहले ग्रामीण अंचलों में जहां पानी का अभाव रहता था, संकट रहता था, वहां गांव की महिलाएं दूरस्थ क्षेत्रों से नदियों से पानी ला करके या ऐसे तालाब पोखरों से पानी ला करके 2-2, 4-4 दिन के लिए अपने घरों में संरक्षित करते थे। कार्यशाला में आए हुए विशिष्ट अतिथियों ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये सत्य है कि जल ही जीवन है, क्योंकि बिना जल के कुछ नहीं होने वाला। डायरिया जैसी बड़ी बीमारी से बचने के लिए चाय बेचने वाला और दूसरों का दर्द समझने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं, जो गांव को जोड़ने का काम किया है। पक्की सड़कें शहर से जुड़ रही हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जब स्वच्छ पानी मिलता रहेगा तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। अब तक 758 जागरूकता रैली निकाली गई है। सभी ग्राम सभा में जल और स्वच्छता का मिशन चलाया गया है। इस अभियान के माध्यम से हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। डायरिया एक सामान्य एवं गंभीर विशेष समस्या है, खासतौर पर बच्चों के लिए, जो दूषित पानी पीने से उसकी बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाती है, जिससे डायरिया जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। आज उससे बचने के लिए हर घर जल योजना पर काम योगी सरकार कर रही है। साथियों, ये सत्य है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इसलिए मैं कहूंगा कि वाटर लाइन टू लाइफ लाइन, और हमारे देश का यह फ्यूचर है साइन, फ्यूचर साइन है। इस अभियान में कार्यरत पूरी टीम, विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं जो ये आयोजन किया राज्य के अंदर। यह अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अभियान है। ये उल्लेखनीय कि हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए स्वच्छ पेयजल के महत्व को बताते हुए स्वच्छता के प्रति सचेत किया जा रहा है। एक चाय बेचने वाला जो गरीबों को दर्द को समझता है, जिसकी मां दूसरे घर में काम करती है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बने होंगे, लेकिन जो संघर्ष तपस्या करके निकलते हैं मित्रों ना, एक को लीडर कैसे बनाया जाता है, बहुत संघर्षों के बाद लोग लीडर बनते हैं। लीडर बनने के बाद जब प्रधानमंत्री का पोस्ट मिलता है, वैसे सभी प्रधानमंत्री अच्छे होते हैं, लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भी एक कवि का बेटा होकर संघर्ष करते हुए देश का प्रधानमंत्री बना। तो गांव को विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या होती है, और गांव को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, और तहसील को जिले से जोड़ने और जिले को राजधानी से जोड़ना, और पूर्वी पश्चिम जिस प्रकार उन्होंने अभियान चलाया था। आज आदरणीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया तो स्वच्छता अभियान क्या होती है, स्वयं काशी विश्वनाथ के घाट पर स्वच्छता अभियान इसलिए चलाए थे कि लोग स्वस्थ रहें, और वह स्वच्छता अभियान मित्रों एक जन आंदोलन बना था। देश के अंदर एक जन आंदोलन बना था। आज घर घर में बच्चे स्वच्छता के लिए मां बाप को सतर्क करते हैं, माता पिता को सतर्क करते हैं। इसीलिए जल जीवन मिशन में उसी का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि जल समाधान की परिकल्पना 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है। जल समाधान पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा, और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।